आप लोगों का स्वागत है एक नई कक्षा में। और आज की जो यह कक्षा है वह गणित की कक्षा होने वाली है। और यह कक्षा मुख्य रूप से आपको एसटीईटी की जो परीक्षा पुनर्परीक्षा होने वाली है उनके लिए है। मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एसटीईटी की जो पुनर्परीक्षा है वह होगी ही और निश्चित होगी, बहुत ही जल्द होगी। कुछ लोग इसको मैंने एक आंदोलन चला रहे हैं, कुछ लोग केस भी किए हैं कि जो है इसका रिजल्ट फिर से जारी किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा 100% संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो संस्था लेती है उनको उसे कैंसिल करने का पूरा अधिकार होता है। तो अब किसी भी प्रकार का जो प्रेशर है वो सरकार पर काम नहीं करेगी। आप लोगों को पुनर्परीक्षा में शामिल होना ही होगा। तो जो भी एक्टिव स्टूडेंट है उनसे मेरा यह कहना होगा कि आप लोग पूरे तन्मयता के साथ तैयारी में जुट जाए। यही आप लोगों के सामने अभी एक उपाय है। यह परीक्षा कैंसिल करना उचित था या अनुचित था, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, तो मैं उस मुद्दे पर नहीं चर्चा कर केवल विषय वस्तु पर चर्चा करूँगा। देखिए, 28 जनवरी की जो परीक्षा हुई थी गणित विषय के लिए, तो उसमें लगभग प्रश्न आपको गणित से ही पूछे गए थे। और जो गणित से प्रश्न पूछे गए थे उसमें आपको 90% क्वेश्चन जो है वह वर्ग 9 और 10 के गणित की जो सिलेबस है उस पर क्या थी, आधारित थी। तो ये जो पुनर्परीक्षा होने वाली है इसका भी क्वेश्चन पैटर्न लगभग वही होगा जो कि 28 जनवरी 2020 की तिथि को आप लोगों के प्रश्न पत्र में आया था। हाँ, ये सुधार किया जा सकता है कि चूँकि गणित विषय में जो शामिल होने वाले छात्र हैं वह भौतिकी स्नातक छात्र भी हैं और रसायन स्नातक छात्र भी हैं। तो ऐसा हो सकता है इस बार आपको कि भौतिकी और रसायन से भी प्रश्न जो है वह शामिल किए जाए, केवल गणित से ही प्रश्न नहीं रहे। तो ऐसा संभव है। तो देखिए, अब बिहार बोर्ड इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन आप लोगों के लिए उचित होगा जो गणित विषय के छात्र हैं कि जब तक बिहार बोर्ड कुछ नया जारी नहीं करती है तो आप लोग जो है गणित पर और भौतिकी पर अधिक से अधिक फोकस करने का क्या करें, कार्य करें। तो चलिए, ये जानकारियाँ थी जो मैंने आप लोगों को दी और यह देनी भी ज़रूरी थी। तो मैं आप लोगों को गणित के जितने भी आपको 9th 10th के चैप्टर हैं न, उन सारे चैप्टरों का एक जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से पहले क्लियर कर देता हूँ। जो छात्र जिनकी प्रैक्टिस कुछ समय से छूटी हुई है उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही बेहतर साबित होगी। साथ ही साथ जो छात्र आपको पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि लेक्चर के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को कुछ मटेरियल और टेस्ट पेपर ये सब शामिल रहेंगे, तो ऐसे छात्र मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771048617 पर जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज आप लोगों को 9th 10th का जो मैथमेटिक्स है
तो उनका जो पहला चैप्टर है आपको संख्या पद्धति, तो उनके कंसेप्ट के बारे में मैं आप लोगों को क्या दूंगा, जानकारी दूंगा। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में फुल्ली कंसेप्चुअल जानकारी जो है प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए, संख्या जितनी भी है तो मूल अंक होते हैं 10। वह है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो भी संख्या है आपको इन्हीं मूल अंकों से मिल करके क्या होती है, बनी हुई होती है। और यदि हम बात करें संख्याओं के वर्गीकरण का, तो संख्या आपको दो तरह की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या कौन है, तो ये जो मूल अंक है ना 0 से लेकर 9 तक, इनसे बनी हुई जो भी संख्या है, चाहे वह प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, न किसी भी फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में कोई भी संख्या आप दे सकते हैं। 1/2 एक वास्तविक संख्या है, 8 एक वास्तविक संख्या है, -9 एक वास्तविक संख्या है, √7 एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। इस तरह 1.25 ये एक वास्तविक संख्या है। तो कोई भी संख्या जो इन मूल अंकों से मिल करके क्या होती है, बनी हुई होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या गणित में कौन सा है, तो रूट के अंदर में यदि माइनस वाली संख्या दे दे, जैसे कि -1 दे दे हम रूट के अंदर में, तो ये एक क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसी तरह √9 क्या है, आपको एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसका जो रूट है वो आपको पूरा बाहर नहीं होता है, यानी नहीं निकलता है। तो डेट मीन्स ये आपको इमेजिनरी नंबर है, जिसको केवल हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये सारे नंबर जो है रियल नंबर है। तो ये इमेजिनरी नंबर का आपको इंटर के सिलेबस में यूज है, लेकिन 9th 10th तक जो है आपको केवल हम रियल नंबर की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो 10th तक जो भी नंबर आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी संख्या है, मूल अंक 0 से लेकर 9 से मिलकर बनी हुई जितनी भी संख्याएं हैं, वो क्या है, आपको वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और ये जो वास्तविक संख्या का परिवार है ना, ये बहुत बड़ा परिवार है। इसमें बहुत तरह की संख्याएं क्या है, शामिल है। तो इनको फिर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो कैसे क्लासिफाइड किया गया है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो अब परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है? तो परिभाषा तो परिमेय का होता है कि जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां q जो है 0 के बराबर नहीं हो, लेकिन p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपको डिफिनेशन हो गया। जो इस शर्त को पूरा नहीं करता वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है? तो सीधा समझिए कि यदि रूट के अंदर में संख्या है और उसका पूरी वर्गमूल निकल जाता है तो वह परिमेय है। लेकिन रूट के अंदर में है
और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए रूट 1 है तो 1 का तो वर्गमूल निकल जाता है तो रूट 1 परिमेय है। ठीक है, वही रूट 2 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, 3 का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। फिर रूट 4 जो है वह क्या हो जाएगी, परिमेय। रूट 5 जो हो जाएगी वह अपरिमेय, रूट 6 अपरिमेय, रूट 7 अपरिमेय, रूट 8 अपरिमेय, लेकिन फिर रूट 9 जो है परिमेय। फिर रूट 10 जो है यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि रूट में है, देखिए वास्तविक और काल्पनिक आप समझ चुके हैं, तो वास्तविक का ही दो भाग है, परिमेय और अपरिमेय। तो आपको यदि माइनस में दिया हो कोई संख्या रूट के अंदर में हो तो वह तो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन आपको कहे कि वह अपरिमेय है तो हमारा उत्तर होगा वह अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वह क्या है, काल्पनिक है। वास्तविक का दो बेटा है आपको, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय में रूट के अंदर में हो और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो वह क्या है, आपको अपरिमेय है, इरेशनल है। और रूट के अंदर में हो लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाए तो वह क्या है, आपको परिमेय है। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि यदि रूट में नहीं है, यदि रूट में नहीं है तो वो सारा का सारा जो है परिमेय ही होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन यदि वह रूट में नहीं है तो हम सीधा कह देंगे कि यह वास्तविक संख्या का जो बड़का बेटा है, परिमेय संख्या, उसका मेंबर है। ठीक है, बिना रूट वाला जितना भी है, चाहे 2 है, 3 है, 1/5 है, या -1.25 है, या 0 है, या 0.25 है, ये सारा आपको क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि परिमेय जितना भी बिना रूट वाला है वह परिमेय होगा, और यदि रूट के अंदर में है भी लेकिन उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वह परिमेय होगा, और यदि रूट के अंदर में है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वह अपरिमेय होगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि परिमेय के साथ आप अपरिमेय को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भागा कर दे ना, परिमेय के साथ अपरिमेय को, परिमेय के साथ अपरिमेय को या तो जोड़ दे या घटा दे या गुना कर दे या भाग कर दे, तो भी वह क्या होगा, आपको अपरिमेय संख्या ही होगी। जैसे कि मान लीजिए परिमेय से 3 लेते हैं और परिमेय से रूट 2 लेते हैं, तो 3 प्लस रूट 2 पूछे कैसी संख्या है तो हमारा उत्तर होगा यह अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको कह दे कि -1.25 प्लस रूट 6 या -√6 कैसी संख्या है तो हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। आपको कहे 8√2 कैसी संख्या है तो चूंकि इसमें परिमेय गुना अपरिमेय है, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है, तो यह भी आपको क्या होगा, अपरिमेय। यानी परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भाग कर दे, तो भी वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो अब आप वास्तविक संख्या में कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है ये आसानी से पहचान जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय को तो पहचान लिया, तो वास्तविक का 2 गो बेटा हो गया, परिमेय और अपरिमेय, इसको आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए परिमेय का भी आपको 2 गो बेटा होता है, परिमेय बाबू का भी कितना बेटा है, 2 बेटा। कौन कौन, तो एक है आपको पूर्णांक और दूसरा है आपको भिन्न, एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न, एक इंटीजर और दूसरा क्या है, फ्रैक्शन। तो पूर्णांक संख्या हम किसको कहते हैं, तो जो पूरी अंक में हो, या हम यह भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या का जो धनात्मक रूप है और जो ऋणात्मक रूप है और साथ में जो 0 है वह पूर्णांक संख्या के परिवार का निर्माण करती है, फैमिली ऑफ इंटीजर को क्या करती है, बनाती है। तो बीच में 0
इधर ये सब आप लोग जानते भी होंगे, स्नातक किए हैं तो इतना कम जानकारी नहीं होगी। नहीं, ये सारा जो है आपको क्या है, पूर्णांक संख्या का परिवार है। और भिन्न संख्या किसको कहते हैं, तो जिसको ऐसी परिमेय संख्या जिसको a बटा b के रूप में लिखा जाए और a तथा b दोनों जीरो के अलावे कोई दूसरा पूर्णांक हो, जीरो और एक के अलावे, ठीक है। b जो है ऐसी परिमेय संख्या जिसको a बटा b के रूप में लिखा जा सके, लेकिन b का मान जीरो तो नहीं हो, एक भी नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। अब भिन्न में आपको बहुत सारा भिन्न होता है, साधारण भिन्न होता है ना, जैसे कि मान लीजिए 1/2, 3/2 ना, 5/7, ये सब साधारण भिन्न है। कुछ भिन्न दशमलव होते हैं, ठीक है, दशमलव में 1.25, 0.023, ये सब दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसको यदि हम a बटे b के रूप में लिखेंगे तो इसका जो हर आएगा वह 10 का क्या आएगा, गुना जाएगा। और एक मिश्र भिन्न होता है, तो मिश्र भिन्न क्या होता है, वही पूर्णांक संख्या, जैसे आप पढ़ते हैं 3.4/5 बिहारी भाषा में, इसका मतलब होता है 3 + 4/5, इसमें 3 पूर्णांक है, 4/5 भिन्न है, दोनों मिल गया तो इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब साधारण भिन्न में भी दो तरह का होता है, एक होता है उचित भिन्न लाइक फ्रैक्शन, एक होता है आपको विषम भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन। तो अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो वह क्या है, उचित भिन्न है। यदि अंश बड़ा हो लेकिन हर छोटा हो तो वह क्या है, विषम भिन्न है। तो ये भिन्न का आपको क्या हो गया, प्रकार हो गया। अब देखिए पूर्णांक का भी दो प्रकार होता है, ध्यान दीजिए, पूर्णांक का भी कितना प्रकार, दो प्रकार। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो गिनती की जो संख्या है वह धनात्मक पूर्णांक है न, और उसी गिनती की संख्या का यदि माइनस फॉर्म है तो वह क्या है, आपको ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन यह जीरो जो है, जीरो बड़ी कमाल का चीज है, ठीक है। जीरो का मतलब नथिंग, लेकिन बिना जीरो का इतना बड़ा संख्या का परिवार बनता भी नहीं न। जीरो कुछ नहीं है गणित में और जीरो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक, इसमें आपको प्राकृत होता है, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या जानते होंगे, एक पूर्ण होता है, गिनती की संख्या में जीरो को भी शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या, एक सम होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, एक विषम होता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, एक रूढ़ या अभाज्य संख्या होती है, यानी वैसी संख्या जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होता है, या तो एक या तो वह खुद वही संख्या, तो उसको हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद जो है 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब अभाज्य है, और जो बाद बाकी बच गया वह क्या है, भाज्य है। लेकिन एक 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 या न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। तो ये आपको संख्याओं का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपको क्लास 9th और 10th में जो है क्या पढ़नी है, तो ये वास्तविक संख्या का जो दो फॉर्म है, परिमेय और अपरिमेय, उन संख्याओं के बारे में आपको बहुत सारी बातें क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। और अब इसका दशमलव निरूपण हम किस तरह से होता है न, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये सारी बातें। फिर आप 10th का जो सिलेबस है उसमें यूक्लिड प्रमेय का है कि आपको एल्गोरिदम है, ठीक है, या आपको जो है
अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका है। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि आपको कह सकता है कि क्या सभी वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय होती है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, उसमें अपरिमेय भी होती है। आपको कह सकता है क्या सभी पूर्णांक जो है अपरिमेय होता है, तो पूर्णांक और अपरिमेय का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कुछ आपको टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट कक्षा में बताते हुए फिर आगे की तरफ चलूँगा। इस कक्षा में इतना ही। कैसी लगी यह कक्षा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, तो उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों को और अधिक जितना हेल्प हमसे हो पाएगा STET में वो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। मन से निराशा त्यागिए, आशा के पथ पर चलिए, मेहनत कीजिए। आज न कर मेहनत का फल मिलेगा और निश्चित मिलेगा। ठीक है।